नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज छापड़ा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा द्वितीय चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 20,570 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या 20,570 को अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। संख्या है हमारी 20,570। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें विभाज्यता के नियमों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 2 किस किस को विभाजित करती है, 3 किस किस को विभाजित करती है, 5 किस किस को विभाजित करती है, 7 किस किस को विभाजित करती है, 11 किस किस को करती है, 13, 17, यानी ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये किन किन संख्याओं को विभाजित करती है ये हमें पता होना चाहिए, तब हम इन संख्याओं को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये आपको आते होंगे क्योंकि इनको आप 6वीं क्लास से पढ़ रहे हो। यदि नहीं आते हैं तो हम साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले देखो, इस संख्या के पीछे क्या है, 0 है, और जिन संख्याओं के पीछे 0, 4, 6, 8 हो वो किससे विभाजित होती है, 2 से। तो इसको किससे विभाजित करेंगे, 2 से। कितनी बार होगी ये, 10 हो जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 8 आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे 5, 10,285। अब देखो इन संख्याओं में भाई 2 से तो ये विभाजित होनी नहीं है क्योंकि पीछे क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 को कौन कौन विभाजित करेगा भाई, 3 किस किस को विभाजित करेगी, 3 उन संख्याओं को विभाजित करेगी जिनके अंकों के योग को भी 3 विभाजित करता है। इसके अंकों का योग देख लेते हैं, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। क्या 16 को 3 विभाजित करता है, नहीं करता है, तो इसको भी 3 विभाजित नहीं करेगा। अगली संख्या क्या है, 5 है, वो इस संख्या को विभाजित करेगा। क्या, क्योंकि 5 उनको विभाजित करता है जिनके पीछे क्या हो, 0 और 5 हो। तो इसको क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। 10 को करेंगे तो कितनी बार, 2 बार, यहाँ भाग टूट जाएगा, 5 बार और फिर 7 बार, 2057। अब 2057 के पीछे 5 और 0 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अब चेक करते हैं किसके लिए, 7 के लिए। 7 किन संख्याओं विभाजित करती है, 7 में क्या करते हैं, पहले तो एकांतरित योग करना पड़ता है और फिर इकाई के अंक का 5 गुना संख्या में जोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए चेक करते हैं 2057, एकांतरित योग करेंगे यानी ये 3 के जो जोड़े होते हैं 57 - 2 हो जाएगा भाई। इसके आगे 3 करें तो यही होगा। अब इसके आगे और संख्या होती तब यहाँ पे क्या होता, प्लस, यानी 3 संख्याओं में से 3 संख्याएं तो घटाएंगे और आगे की संख्या होगी वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हो जाएगा एकांतरित, यानी एक बार अंतर और फिर योग। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 55। हमें कौन सी संख्या मिली, 55। अब इकाई अंक का 5 गुना, इकाई अंक का 5 गुना कितना होता है, 25। वो किस में जोड़ेंगे, इसमें 5, कितने आते हैं, 30। क्या 30 को 7 विभाजित करता है, नहीं करता है, तो इसको भी विभाजित नहीं करेगा। अगली संख्या कौन सी है हमारी, 11। 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई, जैसे कोई भी संख्या, यही संख्या ले लेते हैं 2, 0, 5, 7। इसमें इकाई के अंक ढूंढ लो, ये 1, दहाई का अंक 2 नंबर, सैकड़े का 3 नंबर और 1000 का 4 नंबर। अब इसमें सम और विषम को जोड़ना है। विषम ये दोनों है और सम ये दोनों है। विषम की योग क्या होती है, 7, और सम की योग भी क्या होती है, 7। इन दोनों का अंतर 0 या 11 आता है तो वो 11 से विभाजित होता है, और 7 - 7 क्या आ रहा है, 0, मतलब ये 11 से क्या है, विभाजित है। तो इसको करेंगे 11 से विभाजित। कितनी बार हो जाएगा, 1 बार, फिर 8 बार और फिर 7 बार। यहाँ पर देख लो 7 और 1 कितने होते हैं, 8, 8 - 8 0, यानी फिर 11 से विभाजित होगा। 11 से विभाजित करेंगे कितनी बार, 1 बार और फिर 7 बार। और 17 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 17 को 17 से 1 बार। आगे समझ में, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इनको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अतः
संख्या 20,570 के अभाज्य गुणनखंड निम्न होंगे। कौन कौन से? 2 × 5 × 11 × 11 × 17, या फिर इनको लिख सकते हैं 2 × 5 × 11 की घात 2 × 17। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 व 192 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड। तो हल में हम लिखेंगे संख्या 144, 180 व 192 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 144 के करते हैं। 144 के लिए 144 में पीछे 4 है, किसका भाग जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 72 बार। फिर पीछे 2 है, फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 36 बार। फिर पीछे 6 है, कितनी बार? 18 बार। फिर पीछे 8 है, 2 का जाएगा कितनी बार? 9 बार। अब 9 में 3 का जाता है 3 बार, और 3 में 3 का जाता है 1 बार। अगली संख्या है हमारे पास में 192। 192 के पीछे भी कितने? 2, तो किसका जाएगा? 2 का कितनी बार? 96 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 48 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 24। फिर 2 का कितनी बार? 12। फिर 2 का कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। अगली संख्या 180। 180 ये कोई दिक्कत नहीं है, पहले और बाद में कर लेंगे। तो 2 का जाएगा कितनी बार? 9 बार आएगा 0। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 45 बार। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो 3 का जाएगा कितनी बार? 15 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो हमारी जो संख्या थी 144, उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरी 180 थी, उसके भी हो गए। और तीसरी 192 थी, उसके भी हो गए। तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इनके अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख दे। 144 के लिए क्या लिखेंगे? 144 के लिए लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। कहने का मतलब 2 की घात कितनी है? 4, और 3 की घात कितनी है? 2। 3 की घात 2। फिर है 192। 192 के लिए क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 1 2 3 4 5 6 और ये 3, यानी 2 की घात तो है 6 और 3 की घात है 1। अगली 180। 180 के लिए क्या है? 2 बार 2 है, और 2 बार ही 3, और 1 बार 5। 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 की घात 2, 3 की घात 2, और 5 की घात 1। आ गई समझ में? अब हमें निकालने क्या है? HCF और LCM। HCF के लिए हम क्या करेंगे? न्यूनतम घात, और LCM के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतम घात। अतः HCF। HCF निकालने के लिए हम न्यूनतम घात लेंगे, तो 2 की न्यूनतम घात यहाँ पे और यहाँ पे देखो 4 6 और 2 है। न्यूनतम क्या आएगी? 2 की घात 2 इंटू। अब 3 की न्यूनतम घात देखो, 2 है, 1 है और 2 है, यानी 3। 3 की घात 1 इंटू 5 की न्यूनतम घात। 5 की इसमें 1 है, इसमें है नहीं है, नहीं मतलब 5 की घात 0 है, तो 5 की न्यूनतम घात क्या हो जाएगी? 0। इनको सोल्व करो। 2 की घात 2 का मतलब 4, और 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 0 का मतलब 1, और 4 3 12, यानी 4 × 3, और हो जाएंगे कितने? 12। अब इसके क्या निकालेंगे? LCM। LCM का मतलब होता है अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 6। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और यहाँ पे कितनी है? 3 की घात 2 और 3 की घात 2, यानी अधिकतम क्या हो जाएगी? 3 की घात
2 और 5 की घात अधिकतम क्या है 1। 2 की घात 6 का मतलब 64 इंटू और 3 की घात 2 का मतलब 9 और 9 इंटू 5 9 पंजो 45। अब गुणा कर देंगे इनको 64 और 45 को। 64 को किससे गुणा कर देंगे 45 से, 5 चौक 20, 30 और 2 32, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 0 8 8 2 28 80। तो इसके एलसीएम कितने हो जाएंगे 28 80। आ गया समझ में। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है लंबी विभाजन विधि के बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। पहली संख्या है 15/1600 और दूसरी संख्या है 17/6। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहली संख्या हमारी है 15/1600। अब इसको हमें विभाजित नहीं करना है और सीधा ही बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि इसका जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है या इसके अलावा भी कुछ और है। यदि ये केवल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तब तो ये होगा शांत दशमलव प्रसार। और इसके अलावा जैसे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 यानी ये 7 एक्स्ट्रा आ गया यानी अधिक आ गया, तब ये क्या हो जाएगा अशांत। अशांत के साथ साथ क्या होगा आवर्ती। अशांत के साथ साथ क्या होगा आवर्ती, क्योंकि अनावर्ती के लिए अशांत अनावर्ती के लिए परिमेय संख्या होती ही नहीं है, केवल अशांत आवर्ती के लिए ही परिमेय संख्या होती है। तो शांत कब होगा जब हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। और अशांत आवर्ती कब होगा जब इसके अलावा भी इसमें कुछ मौजूद होगा। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 1600 में 2 का भाग जाता है 800 आ जाएंगे, 800 में 2 का जाएगा 400 आ जाएंगे, 400 में 2 का जाएगा 200 आ जाएंगे, 200 में फिर 2 का जाएगा 100 आ जाएंगे, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 और 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं 2 की घात कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। क्या ये हमारे नियम अनुसार है? अतः 15/1600 का 1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे समझ में भाई, इसका जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अब हमारी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 17/6 और 17/6 में आपको 6 के लिए दिखाई दे रहा है भाई 6 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 आएंगे, यानी 2 की घात m इंटू 5 की घात n के अलावा कुछ और होगा। और कुछ और होने का मतलब क्या है अशांत आवर्ती। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 इंटू 3। तो अब इसके हर को देखो भाई 2 5 मान लेते हैं है, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब 1 होता है और वो तो हमेशा इसके साथ में है। तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या है 3 है, इसलिए ये क्या होगा अशांत होगा और क्या होगा आवर्ती होगा। अतः 17/6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के अलावा भी कुछ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत
आवर्ती होगा। आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 510 व 92 के HCF ज्ञात करो। तो यहां देखो कि जो ये हमारे अंक है, पूर्णांक है, पूर्णांक 510 व 92 इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि 510 तो बड़ा है और 92 छोटा है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, अब उसको हम विभाजित करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी संख्या होती है वो काम करती है भाजक का। तो 510 को इस प्रकार लिखेंगे और 92 को इस प्रकार। अब 92 510 को कितनी बार विभाजित करेगा, यानी 9 पंजो 45, 450 और 10 460, और 460 आने का मतलब पीछे बच जाएंगे 50। तो कितनी बार किया, 5 बार, और पीछे कितने बच गए, 50 बच गए, यानी शेषफल 0 नहीं बचा। 0 नहीं होने का मतलब ये प्रक्रिया आगे और होगी। यहां शेषफल 50 बराबर 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन द्वारा, तो वापस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 92 तो आ जाएंगे 510 की जगह, और भाजक कौन बन जाएंगे, 50। कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल कितने रह जाएंगे, 42। वापस शेषफल 0 नहीं बचा। यहां शेषफल 42 बराबर 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन द्वारा, वापस लेना पड़ेगा। अब यहां क्या हो जाएंगे, जो ये 50 है वो आगे आ जाएंगे और 42 भाजक बन जाएंगे। तो 50 बराबर 42 गुणा 1 प्लस 8। अभी भी शेषफल 0 नहीं है। यहां शेषफल 8 बराबर 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन द्वारा, अब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 42 आगे आ जाएंगे, 42 बराबर, और यहां आ जाएंगे 8, 8 पंजो 40, और शेषफल बच गए 2। अभी भी शेषफल 0 नहीं आए, वापस करना पड़ेगा। तो यहां शेषफल 2 बराबर 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन द्वारा, अब वापस यूक्लिड विभाजन करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 क्या बन जाएंगे, भाजक। तो 8 बराबर 2 गुणा 4 प्लस 0, यानी अब शेषफल क्या बच गया, 0। शेषफल 0 जिस लाइन में बचता है उसका भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है। अतः संख्या या पूर्णांक कौन से हैं, 510 और 92। 510 वे 92 के HCF 2 होंगे। आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका द्वारा 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आगे समझ में। अब हमने यहाँ धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 क्यों लिया? भाई ये भी ले सकते थे 2q या 2q प्लस 1, या ये भी ले सकते थे 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। हमने वही क्यों लिया? क्योंकि देखो हमें सिद्ध करने के लिए 3m और 3m प्लस 1 के लिए जाना है, तो वो किसके 2 से जा नहीं सकते, 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 4 से 3 में नहीं जा सकते, 4 छोक 16 से भी नहीं जा सकते, इसलिए हमने क्या ले लिया 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 ये ले लिया। यहाँ से हम 3 के लिए जा सकते हैं। आगे समझ में। तो हमारा धनात्मक जो पूर्णांक है वो किसके रूप का हो गया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इन तीनों के वर्ग हमें या तो 3m के रूप में दिखाने हैं या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाने हैं। तो पहले के लिए देखते हैं। माना ये धनात्मक पूर्णांक a था, ये किसके बराबर है 3q के बराबर है। अब दोनों ओर क्या करते हैं वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर a का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर बन जाएगा 9q स्क्वायर। यदि यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर बन जाएगा 3q स्क्वायर, और a स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं 3m, और यहां m बराबर 3q स्क्वायर। आगे समझ में। यानी हमने 3q को किसके आकार का बना दिया 3m के आकार का बना दिया। दूसरा हमारा होगा धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। यहाँ पर भी दोनों ओर क्या करना है वर्ग करना है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहे हैं, तो a स्क्वायर बराबर यदि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस बच जाएगा 1। अब हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। अब हमारा तीसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। इसमें भी दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। अब लास्ट में जो 4 दिखाई दे रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, और यहां से हम क्या बाहर ले सकते हैं 3। तो a स्क्वायर बराबर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस का 1। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। आगे समझ में। पहली स्थिति के लिए हमें क्या मिला 3m, दूसरी स्थिति के लिए हमें क्या मिला 3m प्लस 1, और तीसरी स्थिति के लिए हमें क्या मिला 3m प्लस 1। यानी या तो ये हमें किस रूप का मिला 3m के रूप का मिला, या हमें ये किस रूप का मिला 3m प्लस 1 के रूप का मिला। अतः स्थिति फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m+1 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक परेड की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो देखो, क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है सदस्यों की संख्या है 616 और फिर सदस्यों की संख्या है 32 और इनसे हमें बनाने क्या है, स्तंभ बनाने हैं। तो इन टोटल सदस्यों से स्तंभों की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होने का मतलब क्या है, हमें इसका क्या निकालना है, HCF। अतः यहां 616 बड़ा है किससे, 32 से। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम करेंगे इसको, तो 616 में भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 32 का। 32 का भाग 616 में कितनी बार जाएगा, देख के देख लो, 616 और 32। सबसे पहले एक बार, शेष क्या बचेंगे 9 और यहां से बचेंगे 2, अगली संख्या 6। इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार जा सकता है क्या, 9 दूनी 18 और 9 तिरी 27 और 1 28, कितनी बार जाएगा 9 बार। 16 में से 8 8 और 0 0, शेष फल क्या बच जाएंगे 8, यानी भाग कितनी बार गया 19 बार। शेष फल कितने बचे 8, यानी शेष फल 0 नहीं आया और शेष फल 0 नहीं आया मतलब आगे और करना पड़ेगा। यहां शेष फल 8 बराबर 0 नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन द्वारा अब क्या होगा, हमारा भाजक कौन बनेगा 8 और किस में भाग देंगे 8 का, 32 में। 32 बराबर 8 गुणा 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 अंटो अंटो बिंटा 16 3 टा 24 4 टा 32 और शेष फल क्या बच जाएगा 0। यहाँ शेष फल 0 बच गया और हमारा भाजक क्या है 8। अतः हमारा में से पे या HCF क्या होगा 8। अतः HCF बराबर क्या मिल जाएगा 8। हमें क्वेश्चन पूछा है दोनों उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो और हमारा HCF ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसलिए परेड अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च करेगी। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो इसका हल करने के लिए हम लिखेंगे माना √p व p + √q एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः √p + √q बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं होगा 0। भाई ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब ये a और b क्या है, यहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b दोनों में एक के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, √p + √q बराबर ab है, इसमें से या तो √p का पक्षांतरण कर दो या √q का पक्षांतरण कर दो, तो क्या हो जाएगा ab -
रूट पी बराबर रूट क्यू। रूट पी को हमने क्या किया, दूसरी साइड भेज दिया। अब दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमें अंडर रूट में संख्या एक चाहिए, लास्ट में सिद्ध करना है ना कि विरोधाभास होता है, उसके लिए हमें अंडर रूट में संख्या एक चाहिए। यहाँ अंडर रूट में संख्याएं कितनी है, 2 है। यदि हम वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और इसमें भी b का स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा और 2ab में एक अंडर रूट p बच जाएगा। इसलिए दोनों ओर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a बट्टा b माइनस अंडर रूट p का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट q का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर माइनस 2a बटा b और ये आ जाएगा अंडर रूट p और प्लस का p बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो q। अब हमें क्या करना है, इन सब का पक्षांतरण दूसरी ओर करना है। इधर केवल किसको रखना है, अंडर रूट p को रखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये पूरा का पूरा उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। इसको इधर ले आते हैं तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 2a बट्टा b अंडर रूट p, ये उधर गया प्लस में हो गया, ये इधर ही है a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, ये भी इधर ही है प्लस p, ये इधर आया तो किस में हो गया, माइनस के q में। आगे समझ में। अब हम देखो ये इसके किस में है, गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में। तो अंडर रूट p बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस p माइनस q, इस पूरे के भाग में चला जाएगा कौन, 2a अपॉन b चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। तो अंडर रूट p बराबर a स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर माइनस qb स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, b स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया। b स्क्वायर एलसीएम लेने से ये तो a स्क्वायर रहेगा और इसमें हो जाएगा pb स्क्वायर और इसमें हो जाएगा qb स्क्वायर। और इसको यदि गुणा में बनाते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, b बट्टा 2a। आ गई समझ में। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो अंडर रूट p बराबर a स्क्वायर को भी b से गुणा करेंगे, pb स्क्वायर को भी b से गुणा करेंगे और qb स्क्वायर को भी b से गुणा करेंगे और b स्क्वायर को 2a से गुणा करेंगे। तो a स्क्वायर को b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b, फिर b को गुणा करेंगे pb स्क्वायर से तो हो जाएगा pb क्यूब, चिन्ह किसका है, प्लस का, pb क्यूब, फिर हो जाएगा qb क्यूब माइनस qb क्यूब बट्टा ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। आ गई समझ में। अब देखो इधर की जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें a और b है या नहीं है, और a b को हमने पहले क्या माना है, a व b से अभाज्य पूर्णांक है या नहीं है, और से अभाज्य पूर्णांक होने की वजह से ये क्या है, परिमेय है। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यही बात हम लिखेंगे यहां a स्क्वायर b प्लस pb क्यूब माइनस qb क्यूब बट्टा 2ab स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि a व b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अतः अंडर रूट p भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट p भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास करती है। किसका विरोधाभास करती है, कि अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास करती है कि अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या है। अतः
हमारी परिकल्पना गलत है, अतः अंडरूट p प्लस अंडरूट q एक अपरिमेय संख्या होगी इति सिद्ध। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको करने के लिए भी हम वही करेंगे। माना अंडररूट 5 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडररूट 5 बराबर क्या होगा? a बटा b, जहां b बराबर नहीं है 0। आ गई समझ में? अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसमें a व b क्या है? यहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a व b में ऐसा कोई भी एक के अलावा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे? किसी एक का पक्षांतरण कर देंगे, तो अंडररूट 5b बराबर हो जाएगा a। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे? वर्ग। अंडररूट 5b का वर्ग क्या होगा? 5b स्क्वायर, और a का वर्ग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। यदि हम 5 को दूसरी साइड भेजे तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर बटा 5। अब इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 क्या कह रहा है? समीकरण 1 कह रहा है कि a स्क्वायर को 5 पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। और ये हम लिखेंगे कि भाई a स्क्वायर को जब 5 विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि पीछे आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे क्या होती है? विभाजित होती है। तो यहां 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। आगे समझ में कि यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब ये लाइन क्या कह रही है कि a 5 को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यही लाइन हम लिख देंगे कि a बराबर क्या है? 5c। भाई इसका यही तो तात्पर्य है कि यदि a में 5 का भाग दे तो भागफल आ रहा है c। अब क्या करेंगे? वापस दोनों ओर वर्ग करने पर, अब यदि दोनों ओर वर्ग करते हैं तो a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, और c का हो जाएगा c स्क्वायर। आगे समझ में? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? a स्क्वायर का मान रख देंगे। a स्क्वायर बराबर कितना है? 5b स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब 5 से ये कट रहे हैं आपस में, ये कटेंगे कितनी बार? 5 बार। तो b स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? 5c स्क्वायर। अब हम 5 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा 5। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो 5 है ये b स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे देखो हमने ये लाइन लिखी है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी क्या करेगा? विभाजित। वहां दूसरी लाइन लिख देंगे कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी क्या करेगा? विभाजित। यहां 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। आगे समझ में? अब देखो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5 एक ऐसा पूर्णांक है जो a व b दोनों को
विभाजित करता है। आगे समझ में भाई, समीकरण 1 ए को विभाजित कर रहा है, समीकरण 2 बी को विभाजित करता है। तो दोनों समीकरणों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी को 1 के अलावा भी विभाजित करने वाला पूर्णांक है। अतः हमारी जो परिकल्पना है ए व बी से अभाज्य पूर्णांक है, ये क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। अतः हमारी परिकल्पना कि ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, गलत है। अतः अंडररूट 5 एक ए परिमेय संख्या है इति सिद्ध। आ गई समझ में?